अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद फ़रा के साथ फ़रा इकबाल एक बार फिर आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा खैरियत से रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रोग्राम में मैं कोशिश करती हूँ कि आपसे कुछ ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊँ, आपसे तारुफ़ करवाऊँ उन लोगों का जो कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे अवेयरनेस क्रिएट हो। और मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि कुछ अवेयरनेस क्रिएट की जाए, कुछ लोगों को हाईलाइट किया जाए और बताया जाए आपको कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। मैं देखती हूँ कि अक्सर हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग अपने कामों में इस तरह बिजी हैं, इतने मसरूफ़ हैं कि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो सोचेंगे उनके अंदर की दुनिया में क्या हो रहा है, उनके अंदर क्या चल रहा है, स्पिरिचुअल उनका जो एक सिस्टम है वो क्या कर रहा है। और मैं हमेशा, आप जानते हैं कि तीसरे सेगमेंट में हम हमेशा स्पिरिचुअलिज्म की, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि वाइब्रेशन या एनर्जी किस तरह काम कर रही है। तो आज इत्तेफाक से हमारे पास एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं और वो उनका ताल्लुक ही इसी फील्ड से है, उनकी क्वालिफिकेशन भी यही है और वो यही काम करते हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी टू हैव हिम विद अस। और आज हम तसव्वुफ़ के हवाले से, स्पिरिचुअलिज्म के हवाले से, इसी रूहानियत के हवाले से उनसे सवाल करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का और यहाँ का मुझे लगता है कि सोच का बहुत फ़र्क है और एक लेवल का फ़र्क है। लेकिन हम देखेंगे कि नई जनरेशन वहाँ पर क्या कर रही है और नई जनरेशन किस तरह सोचती है, किस तरह वो स्पिरिचुअलिज्म को लेते हैं। तो आज इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा। तो वेलकम करते हैं प्रोग्राम में अली अब्बास को। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी वालेकुम सलाम फ़रा। बड़ा लंबा चौड़ा आपने जवाब दिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का, हमें ज्वाइन करने का। और आपका कितने दिन का स्टे है यहाँ? मेरा तकरीबन टोटल स्टे 30 डेज का है, जिसमें 10-12 दिन गुजर गुजर चुके हैं, तो बड़ा कम टाइम रह गया है। जी। लेकिन हमने टाइम लिया आपको पकड़ लिया। शुक्रिया जी आपका। अच्छा अली, ये बताइए कि आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ और क्या क्वालिफिकेशन है? अच्छा, पहले तो मैं आज जो आपसे गुफ्तगू कर रहा था, हम पहले कैमरे से पहले, मैं तो आपसे कह रहा था कि आप सीट बदल लेते हैं। आपका माशाल्लाह खुद बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है रूहानियत के हवाले से। आई कैन फील दैट, क्योंकि बैठने से मुझे एहसास हुआ आपके जो चक्रास हैं, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वेव्स हैं, वो माशाल्लाह वेरी पॉजिटिव और बहुत अच्छी है। और करना पड़ता है, हाँ, करना। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि आपकी जो चक्रास पे और ऑरा में ऑरेंज रंग का जो है ना, वो मुझे महसूस हुआ। वो ऑरेंज रंग जो है वो केयर और लव और डीप थिंकिंग को वाज़ह करता है। मेरा रुझान इसलिए हुआ क्योंकि मैं थोड़ा सा मुतनफ़िर हो गया था इस्लाम ना कहीं आप मोनबियानापन से, क्योंकि उनके पास एक तो हर वक्त तो डराते रहते जी। अगर म्यूज़िक की बात करें वो भी हराम है, अगर तस्वीर लगाए भी वो भी हराम है, अगर आप ये मूवी देखनी है, ड्रामा देखना है, वो भी हराम है। एक ज़माने में तो आपको हैरानगी होगी, प्रिंटिंग प्रेस पे भी फतवा आ रहा था कि वो हराम है। अच्छा, इट इज़ नहीं कर सकते। प्रिंट नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये छापा नहीं आप लगा सकते ना। फिर मैं वक्त के साथ साथ पे देखता आया कि जिन जिन चीज़ों को इन्होंने हराम करार दिया था, आज वो खुद सबसे ज़्यादा खुद कर रहे हैं। जैसे आईडी कार्ड पे तस्वीर नहीं लगाने देते थे, क्या है? तस्वीर, लोगों के घरों में टीवी नहीं था, टीवी हटा दिया उन्होंने। टीवी तोड़े लोगों ने, मेरे बाकायदा दोस्त हैं, मैं दोनों का नाम नहीं लेता। जानती हूँ लोगों को, अच्छा, मौलाना साहब, इवन यहाँ रहते हुए। मौलाना साहब में तकरीर की और वो उन्होंने टीवी अपना तोड़ने लगे थे। मैं घर पर से इत्तेफाक से बैठा हुआ था, मैं तो वह तोड़े ना, अब मुझे दे दें। इसलिए मैं कहता तो नहीं, अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हें भी इसका गुनाह मिलेगा। तो मैं कहा चला, फिर मैं आपको एक और सोल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही बारे में काम करते थे। मैंने कहा ये हमारा ये जो स्वीपर है ये तो क्रिश्चियन है ना, आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक, तो ये तो इसको तो गुनाह स्वाब का कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम इसको दे लेते हैं। बाहर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने टीवी को तोड़ दिया। उन्होंने टीवी को तोड़ दिया। अच्छा, मैं जब ये रवैया देखता था कि एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, एक दूसरे को मुनकर कह रहे हैं, मुल्हद कह रहे हैं, इतनी सख्तियां डाल रहे हैं, हाँ। तो मुझे मैं मुतलसा हो गया। कोई कैसे कहते थे कि जैसे दावा कर रहे हैं, भाई आप कौन है दावा करने वाले? जी, आपको किसने ये हक दिया कि आप ये कह दें? आपके पास तो राइट नहीं है कि आप ये तस्दीक कर दें इस बात की कि ये बंदा मुल्हद है या काफिर है या खारिज है दायरे इस्लाम से। जी। तो मुझे ना इन बातों में, अच्छा मुझे लॉजिक नहीं समझती थी मुझे इस बात की ना। मैं कहता था कि यार एक शेर, हम सब डरते हैं ना, हाँ। हालत समय ना। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं बरता कोई मैं नहीं, मैं कहता हूँ मैं चीज़ को एक्सपीरियंस करूँगा
वो चीज़ की पहचान करूंगा और पहचान कर पर मैं मानूंगा। मुझे क्या सबसे अच्छा मतलब वही होता है जो आप पहचान के अडॉप्ट करते हैं, इसलिए नहीं कि आप पैदा हुए हैं। आप खुदा पे बिलीव इसलिए नहीं करें कि आप इस्लाम वाले मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं और आपके माँ बाप ने कहा था इसलिए आप बिलीव कर लें। आप खुद से एक्सपीरियंस करें, आप पहचानें इस चीज़ को। पर मेरा दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता था कि जो अहले तशी है वो कैसे किसी को बुरा कह सकता है, या अहले हदीस वो कैसे किसी को बुरा कह सकता है। वो ये क्या कैसे मुमकिन है कि एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती। मेरी अपनी फैमिली में भी यही कहा जाता था कि इसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी। मेरी क्यूरियोसिटी बड़ी मेरी तो मुझसे फिर मैंने स्कूल ऑफ थॉट्स को स्टडी करना शुरू किया। मैं देखा था कि सूफीज़म जो है स्कूल ऑफ थॉट, ये आसानी बांटता है, ये लोगों को प्यार से इक्वल ट्रीट करता है, इक्वल ट्रीट करता है। मजहब के हवाले से आपको तफरीक नहीं करता, फिरकों में आपको नहीं बांधता, आपके साथ ही बैठ के खाना खा लेते हैं। एक तरह आपको तमीज़ नहीं कहता। हाँ, ये आपका मजहब नहीं कहता आपको। पहले स्केप वे था आपका, ये पहले इन द इनिशियल स्टेज जी आपको एक स्केप मिला, राइट। लेकिन फिर उसके बाद फिर आपने इसको समझना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर मेरे बहुत सारी ज़िंदगी में वाक़यात आते गए ना। मेरे एक दोस्त हैं, आपको मैं उनका वाक़या सुनाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। वो मुझे कहते हैं कि आप दुनिया बहुत ट्रैवल करते हैं, मुझे भी शौक है दुनिया ट्रैवल करने का। तो आपको तो लोग स्पॉन्सर करते हैं ना ट्रैवल, तो आप मैं ही जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार आप में अंदर क्या खसूसियत है, आपको क्यों लोग इन्वाइट करें? या तो आप स्कॉलर हों, या सिंगर हों, या आप एक्टर हों, या आप कोई परफॉर्मेंस हुआ, आपके पास क्या है? तो वो कहते हैं मैं तो नाते पढ़ सकता हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप नाते पढ़े तो आपके तो लोग स्पॉन्सर करेंगे। अच्छा, मैं हैरान को जुमला बोला। उन्होंने कहा जी इसकी जो कमाई होती है ना वो हलाल नहीं होती, वो हराम है। मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात का। मैं कहा जी आपको ना मिसपरसेप्शन है, ये बिल्कुल जायज़ है। आप अपने ही किसी आलम को फ़ोन करें अभी और उनसे पूछ लें। उन्होंने फ़ोन किया, उन्हीं के आलम ने स्कूल ऑफ थॉट के, उन्होंने कहा ये जायज़ है बिल्कुल। हाफिज कासिम नाम है, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं बचपन के। अच्छा, उनका एक ये फिक्री मुगालता था जिंदगी का जो 50 साल से वो लेके उसको चल रहे थे। जैसे उन्होंने उनकी हदीसों के हवाले दिए, उनको तसल्ली हो गई। अब उनने पैसे देने शुरू कर दिए। परसों मैंने उनको कॉल की, मेरी कैसे आपके हालात है ज़िंदगी के? पर अली भी मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी हो गई है। मैं तो एक हराम काम समझता था इसको, लेकिन आपने मुझे गाइड किया और मैंने अपने ही उलमा इकराम से पूछ के इसकी तस्दीक की और उन्होंने कहा कि आप कर सकते हैं। तो ये जो फिक्री मुगालते हैं ना, छोटे छोटे इश्यूज बनाए नहीं, जो जिंदगी की आपने अपनी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है, ये सूफी आपकी जिंदगी में आसानी लेके आता है। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आपने कोई इसमें पढ़ा है, कोई डिग्री हासिल की है? जी वैसे तो मैं ह्यूमन बिहेवियर्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने इस्लामिक स्टडीज़ भी पढ़ी हुई है। अच्छा, मैंने इस्लामिक स्टडीज़ जी हालांकि बहुत सारे लोग, मैं क्योंकि मैनेजमेंट और मेरी काम कुछ इस तरह का है, मैंने इस्लामिक स्टडीज़ की है। और फिर मैंने मुख्तलिफ सूफिया इकराम के साथ वक्त लगाया, उनकी किताबें पढ़ी। डॉक्टर इसरार अहमद साहब का मैंने तर्जुमा जो है वो पढ़ा, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलिक साहब के साथ वक्त गुजारा, जवेद गांधी साहब के साथ, बिलाल कुतुब साहब के साथ, प्रोफेसर अहमद रफ़ी अख्तर साहब के साथ, बाबा याह्या खान के साथ। तो इन तमाम जो सूफिया इकराम हैं इनके साथ मैंने वक्त गुजारा, इनकी किताबें पढ़ी भी, लिखी भी और इनके साथ सफ़र किया। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपका पब्लिकेशन भी है और पाकिस्तान में आप जर्नलिज्म से भी वापस आए, तो क्या आपका थॉट प्रोसेस कुछ लोगों से मिलता है वहाँ पे, या आप बिल्कुल ही अलग है? नहीं, मैं बिल्कुल मिलता है। जी, क्योंकि मैं इंटरस्टेट हार्मनी की बात करता हूँ और अपनी तो पाकिस्तान में ऐसी सोच डेवलप हो रही है? फिर दुनिया में हर सोच के लोग मौजूद होते हैं। आप दुनिया में कोई भी कॉन्सेप्ट देना शुरू करते हैं, कोई भी, तो आप अपने जैसे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। हो सकता है वो तादाद में कम हो, लेकिन उनकी फिर तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। मैं यही बात करती हूँ ना, अवेयरनेस क्रिएट करने की जो बात करती हूँ, हमें बात करनी पड़ती है, डायलॉग करना पड़ता है। एक आपको अगर पता चल जाए, एक आपको बेस मिल जाए कोई और वो ट्रू हो, पहले तो आपको ऑथेंटिकेट करना है उसको। वंस इट्स ऑथेंटिकेटेड देन यू हैव टू टॉक अबाउट इट। दूसरे हम फिक्र लोगों से आपको बात करनी पड़ती है। अच्छा, फिर ऑथेंटिसिटी का मैंने एक अपना फार्मूला निकाला था। मैं किसी एक शख्स से सवाल पूछता था या दानिश्वर से पूछता था, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। मुझे लगता था कि इस जवाब में ना जोल है। मैंने खुद से एक फार्मूला बनाया। मैंने एक सवाल बनाया जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा। उस सवाल को मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पास लेके गया, मजहबी लोगों के पास लेके गया, आलमों के पास लेके गया, फिलोसफर्स के पास लेके गया, ट्रेडर्स के पास लेके गया।
तो उस सवाल को मैंने मुख्तलिफ लोगों से सुना, उसके जवाब को। अच्छा, उसमें से फिर मैंने एक नतीजा अखज़ किया। ठीक है, नतीजा अखज़ करके फिर मुझे एक तसल्ली होती थी कि मुझे अब इस बात की समझ आ गई। म्यूज़िक की बात ले लेते हैं। म्यूज़िक की मैंने नहीं, पहले मैं आपको यहाँ पर सॉरी रोकूंगी और आपकी इस बात की तस्दीक करूंगी, और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो आपने फार्मूला अडॉप्ट किया है ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं भी इसी फार्मूले पर काम करती हूँ। सही। और मैं सबको ये बताती हूँ कि जो भी जवाब, जब आपको कोई इशू आए, कोई मसला ऐसा आए, तो आप मेडिटेट करें। और मेडिटेट का मतलब होता है आपने खामोशी से बैठ के अपने आप से सवाल करना है। तो ये कायनात, ये यूनिवर्स आपको खुद जवाब देती है उसका। जब वो जवाब जो आपके अंदर से आएगा बिल्कुल प्योर, आपने प्योर रहना है, आपने झूठ नहीं बोलना अपने साथ झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल प्योर जो अंदर से जवाब आएगा आपके, दैट इज द करेक्ट आंसर। यस, हमेशा ऑलवेज दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो आपकी सोल जो है उसको सब पता होता है। सोल हैज ऑल द आंसर्स, वो बस कॉन्शियस में नहीं आते हैं हमारे, लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं तो वो हमारे कॉन्शियस में आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो अब मैं आपका ये फॉर्मूला पहले करेक्ट कर दूं कि ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर दूं इसको। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही। मुझे तसल्ली नहीं कर होती थी जब मैं बुक पर सवाल सुनता ना, में थोड़ी कमी होती है उनकी मेडिटेशन में या उनकी सोच में। वो लेवल एक होता है परफेक्ट आंसर, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। कुछ चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ हैं कि अपोलो जो है वो हुस्न का मुजस्मा है, अगर वीनस हुस्न की देवी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी ये आपने बता दिया कि भाई ऐसे सूरज जो है वो मशरिक से निकलेगा, मगरिब में डूबेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सितारे रात को ही निकलेंगे, राइट? तो इसी तरह कुछ चीज़ें भी ह्यूमन बिहेवियर्स में भी, अगर आंसू निकल रहे हैं तो वो खुशी के भी होते हैं, गम के भी होते हैं, बट आंखें बता देती है, चेहरा बता देती है। ठीक है, अब कंटिन्यू। अच्छा, मैं वो म्यूज़िक की जैसे बात कर रहा था ना, म्यूज़िक के बारे में बड़ी परसेप्शन थी लोगों की या तस्वीर बनाने के बारे में। अच्छा, मैं मुख्तलिफ लोगों से मैंने पूछना शुरू कर दिया, किसी ने कोई दलील दी, किसी ने कुछ दलील दी, तसल्ली नहीं होती थी। मैं फाइव हसन सयाल साहब मेरे बड़े उस्ताद हैं, उनसे मिल के बैठ गया। उन्होंने कहा वेरी सिंपल, जो आप सुने म्यूज़िक, जब आप अगर वो म्यूज़िक सुन के आप पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं, इट मीन्स के वो इट्स ओके। अगर वो इसके नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, तो ऐसे ही हो सकता है कि हम दूर जहाँ के जो 1965 के जो गाने थे, तराने थे, सुन के आप नेगेटिव की तरफ चले जाएं, उनको हम कैसे नाम ट्रैप कर सकते हैं। मेरा जो दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता था इस बात को, उन्होंने ये गुत्थी सुलझाई मेरी, मुझे बात समझ आ गई। अच्छा, ये फिर कुलिया मैंने हर जगह लगा लिया, ड्रामों पे भी लगा लिया, मूवीज़ पे लगा लिया। यही कुलिया मैंने फिर जो आप कॉन्सर्ट्स देखते हैं उस पर लगा लिया, जिंदगी पे लगा लिया। क्योंकि जो बात आपको खुदा के करीब करे वो कभी गलत नहीं होता, कैसे गलत हो सकती है। देखिए, अब हम कवाली सुनते हैं, हम नाते सुनते हैं, हम मनकबत सुनते हैं, ये हमें खुदा के करीब करती है चीज़ें। इवन अगर मैं इस बात को आज की जनरेशन पे भी अप्लाई करूँ, तो हमारी जो आज की जनरेशन जो यंग टीनेजर्स हैं, जो वो भी म्यूजिक सुन रहे होते हैं, तो वो कभी नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहे होते, दे जस्ट एंजॉय। मैंने ये देखा, पहले मैं समझती थी कि ये एकदम नाचने लग गए, डांस करने लग गए इस म्यूजिक पे, लेकिन जब मैंने गौर से देखा और उसको ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा दे आर जस्ट एंजॉयिंग। एक सेल्फ मुझे याद आ गई, बहुत सारे मुसलमान लोग हुए हैं नुसरत फतेह अली खान साहब की गाने सुन के या गाने सुन के, ये गाना सुन के, जो भी आप उसको कहना चाहें, इस हद तक देखें आपकी उनकी अचीवमेंट हुई कि वो स्पिरिचुअली उनको इतना उन्होंने कनेक्ट किया कि वो मुसलमान हो गए लोग। चले आगे चलते हैं थोड़ा सा, कि अब थोड़ा सा हम तसव्वुफ की तरफ चलते हैं। आई थिंक ये सेगमेंट का वक्त जो है वो ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में, तो मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ कि आपने किताब लिखी तसव्वुफ और आज के सूफी, ठीक है? तो इस पर हम इस किताब पर सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे। थोड़ा सा बताएं कि ये कब आई थी किताब? 2014 में। अच्छा, अभी आई थी जी। तो कितना अर्सा लगा ये किताब लिखने? मुझे 5 साल लग गए थे। 5 साल। इसमें 5 साल का आपका एसेंस है, ऑब्जर्वेशन जो थी आपकी वो 5 साल की इसके अंदर है। जी। तो असल में ऐसा था ना, तो मैंने किताब ऐसे कमरे में बैठ के लिखी। मैं मुख्तलिफ सूफी कराम से, आलमों से, स्कॉलर्स से, दानिशवरों से, फिलोसफर से मुलाकात किया करता। तो जब मुझे जो सबसे उनमें से बेहतरीन लगे, कोई 300-400 लोगों से मैंने मुलाकात की, जो सबसे मुझे लगा कि ये बेहतरीन लोग हैं मेरे हिसाब के मुताबिक, उनको फिर मैंने उस किताब में शामिल किया। अच्छा, ठीक है। तो आपको 5 साल लगे, तो इस किताब को अब आए हुए आई थिंक 8 साल हो गए।
तो कैसा इसका रिस्पॉन्स आया आपको और कहाँ कहाँ आपने इसे पब्लिश किया? वैसे तो ये इंटरनेट पे अवेलेबल है और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो स्टोर है उन्होंने ये किताब छापी है। और मुझे असल में जब मैंने किताब लिखने से पहले मुझे शौक़ था कि मुझे भी इल्मी शख्सियत बनना चाहिए, क्योंकि मैं तो ये लेक्चर अरेंज करवाया करता था ना एज अ इवेंट मैनेजर कह लें आप। लेकिन देख के आपको शौक हुआ? लेकिन मुझे तो लोग असल में जब इवेंट खत्म हो जाता है, आसिम अली शाह साहब के साथ भी मैं कर रहा हूँ काम। जी जी तो उनके पुराने दोस्त हैं, 15-16 साल से हम साथ ही हैं। अब तो बाकायदा उनके साथ उनकी ऑर्गेनाइजेशन। जी जी। अब मैं ये देखता था कि जैसे लेक्चर खत्म होता था मैं सारे लेक्चर अरेंज करता था, लोगों को बुलाता था, हॉल की बुकिंग करवाता था, ये बैनर्स बनवाता था, ये सारे काम करता था। अच्छा एंड में ये देखता था कि सारी पजीराई तो वो उस लेक्चरर की होती थी। मेरा पास कोई नहीं आता, ना मुझे कोई पहचानता था, ना मुझे कोई जानता था। तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरी भी ना कोई इल्मी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि जिनकी लोगों की इल्मी पहचान होती है उनसे लोग आपको ऑटोग्राफ लेते हैं, उनसे सेल्फी लेना चाहते हैं, उनको फिर आपके प्रोग्राम में बुलाती है। तो फिर मुझे इसलिए शौक पैदा हुआ, मुझे चाह रहा था कि मेरी एक इल्मी पहचान हो। और दूसरी बात जो मुझे लोग पूछा करते थे कि आप सबसे ज़्यादा किससे मुतासिर हुए, अब मैं बहुत सारे लोगों से मुतासिर हुआ। तो फिर मैंने इसलिए तो किताब में हर अपना एक्सपीरियंस लिख लिया कि आप टाइम में तो जिसकी तरफ आपकी रग़बत हो जाएगी बस वो आपके लिए वही है। तो इसीलिए आप सबके साथ ही पैच हो सकते हैं। हमारे अंदर एक कंपस होता है, वो कंपस हमें गाइड करता है। कुछ लोग वो कंपस को फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं फॉलो करते। तो जो फॉलो करते हैं वो सही रास्ते पर आ जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो कंपस अल्लाह ताला ने लगा के भेजा है गाइड करने के लिए, गाइडेंस का। लेकिन हम फॉलो करते हैं, यानी ये हमारी मर्जी है, दैट द चॉइस। जी जी, यही है चॉइस हमारी। तो दो तरह से लोग होते हैं दुनिया में, दो तरह से लोग हैं। बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है लोगों की जो आते हैं, प्लॉट बनाते हैं, घर बनाते हैं, खाने खाए, शादियाँ करवाई, बच्चों की उम्रे किए और वो ज़िंदगी से चले जाते हैं। मुझे ना ये रूटीन लाइफ अच्छी नहीं लगती थी। इसको किसी ने कॉल है किसी का कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो चिकने घड़े की तरह होते हैं, उस पे पानी का कतरा गिरता है वो फिसल जाता है, और दूसरे स्पंज की तरह होते हैं, हम पे जो कुछ भी पड़ता है वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो जब निकलता है जब निचोड़े हैं उनको, निचोड़े बगैर नहीं निकलता। बड़ी अच्छी बात की आपने। तो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। आज बहुत डीप कॉन्वर्सेशन होने वाली है तसव्वुफ के ऊपर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाइफ विद फरा और हमारे साथ मौजूद है अली अब्बास। हम तसव्वुफ पे बात कर रहे थे उनके साथ और आई एम श्योर कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा हमारे सेगमेंट को। तो अब हम मज़ीद आगे चलते हैं तसव्वुफ के ऊपर और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं, वेलकम करते हैं प्रोग्राम। जी आपको शुक्रिया जी, वंस अगेन। अच्छा, ये बताइए कि इस्लाम में तसव्वुफ की क्या अहमियत है? तमाम मज़ाहिब में ना, आप जो लोग अनसेटिस्फाइड होते हैं ना अपने एक सेट पैटर्न रिलीजन से, उन लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। किसी ने इसको रूहानियत का नाम दे दिया, किसी ने तसव्वुफ का दे दिया। जैसे ये सिलसिला जो है ना, ये शुरू हुआ है हिंदुइज़म से। हिंदू जो हैं, जो उनके सेट पैटर्न के जो पंडित हैं, जो उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुए, उन्होंने योगा शुरू कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे जाए, अब यहूदीज़म आ गया। यहूदियों में से भी कुछ सेट पैटर्न जिनको नहीं अच्छा लगा, उन्होंने कबाला एक सिस्टम है वो शुरू कर लिया। बिल्कुल। उसके बाद क्रिश्चियनिटी आ गई। क्रिश्चियनिटी ने कहा कि आप ह्यूमनिज़म के हवाले से लोगों की खिदमत करें। अगर आपने खुदा को पाना है तो आप लोगों की खिदमत करें तो आप खुदा को पालेंगे। आगे आ जाए तो आ गया मज़हब इस्लाम। इस्लाम ने मुराकबे के ज़रिए और तस्बीहात के ज़रिए खुदा को पाने की कोशिश की। लेकिन आप जिस ज़माने में हिंदुइज़्म की बात कर रहे हैं तसव्वुफ में आने के लिए, उसी ज़माने में मुसलमान सूफी भी थे। जी जी, वो भी इसी काम पे थे। जी जी, ये इक्वल एक दौर था। जी जी। इसके साथ साथ बुद्धिज़्म भी चल रहा है, बुद्धिज़्म भी चल रहा है। बुद्धिज़्म ने ये हिसाब लगाया कि मेडिटेशन के ज़रिए आप, अच्छा, सबका जो नुक्ता है वो एक है, और वो है खुदा की पहचान और खुदा की तलाश, और खुदा को पहचाने, मकसद हयात क्या है, क्यों भेजा गया। जो ये सवालात हैं, इनकी तलाश की वजह से ये जो एक स्कूल ऑफ थॉट है ये डेवलप होता है। राइट। तो हमने फिर ये नतीजा निकाला इस बात से, मैं एग्री करती हूँ आपकी इस बात से, कि यही मकसद था इसका, और खुदा की तलाश और खुदा की पहचान, और क्यों मकसद हयात क्या है इन रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग। जी, हमसे क्या रिलेशन है, हम क्यों आए इस जी बिल्कुल, हमारा मकसद हयात क्या था, तो इन रिलेशन टू दैट। और यही क्वेश्चन जो है
ये इसमें उठाया गया। जी जी अब गौतम बुद्ध ने जो है वो दरख्त के नीचे 40 साल बैठ के जी जो मेडिटेट किया, इबादत की, वो यही सवाल था। हालांकि वो एक शहजादा था, जी उसके पास सब कुछ था, दुनिया की हर चीज थी, बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, यस है ना। अच्छा, अब लेकिन सवाल ये है कि हम और मजहब हमें दिया गया, मजहब ताकि हम एक पैरामीटर्स के अंदर जिंदगी गुजार सकें, जी जी है ना। और हम अपने उससे, क्योंकि इंसान की जो फितरत है वो उसमें बहुत कुछ है। देखिए फरा, मज़हब दो तरह से होता है। एक होता है कल्चरल मज़हब और एक होता है जो आपको खुदा का जो मैसेज है आम इंसान तक, जो खुदा का जो असल पैगाम है वो पहुंचता ही नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको खुद से जुस्तजू करनी पड़ेगी, खुद से आपको रिसर्चेस करनी पड़ेगी, मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ेगा। देन यू विल अंडरस्टैंड द रियल मैसेज ऑफ द गॉड। अच्छा, मुख्तलिफ तो लोगों ये को तो हम और आप बात कर रहे हैं, हमने रिसर्च की, पढ़ा लिखा। एक आम इंसान पाकिस्तान में कितना करीब है इस चीज के, ये कितना दूर है? देखिए, आम इंसान का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आम इंसान एक सेट पैटर्न लाइफ गुजारता है, उसको रोज़गार के मसाइल होते हैं, उसने शादियाँ के उसने देखना होता है, उसने नमाज़ पढ़नी है। उसका ये मसला नहीं होता कि खुदा ने मुझे क्यों भेजा है, मेरा मकसद क्या है। उसने ये देखना है कि मेरे अब्बा व अजदाद क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर यहीं पे ये सवाल उठता है कि इसमें फिर जो, जबकि हकीकत ये है जो मैं समझती हूँ कि मकसद जो था वो यही था कि पहले आपने पहचानना है, बाद में ये सब चीजें। देखिए फ़रा, हकीकत भी एक रिलेटिव टर्म है। ये बड़ी गुफ्तगू जो है ना, ये सकील हो जाएगी हमारी ऑडियंस के लिए। हकीकत आपके लिए कुछ और है और मेरे लिए कुछ और है। एक हकीकत है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अच्छा, उसमें भी दुनिया में, जो कि एक्चुअली हकीकत उसमें दुनिया में बहुत सारी हकीकतों पे बात हुई है। जो मुत्तफिक है ना लोग, जो सारे, जो सारा तबका जो है मुत्तफिक है, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ मौत पे मुत्तफिक हुआ है। बाकी सब जो है वो कहते हैं ये थॉट्स हैं। हमारा यहाँ बैठना, राग अलाप रहे हैं। हमारा यहाँ बैठना भी, कुछ जो साइंटिस्ट हैं इस वक्त वो कहते हैं ये इल्यूजन्स है, क्योंकि आपके पहले भी हो सकता है यहाँ पे लोग मौजूद हों, आपके बाद भी यहाँ पे लोग मौजूद इल्यूजन हों। तो है, ये इल्यूजन है। शक नहीं है। उसकी वजह वो देते ये है कि जब आप ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में आप सब कुछ देखते हैं, ज़मीन भी देखते हैं, गाड़ियाँ भी देखते हैं, आप सब कुछ कर रहे होते हैं और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे ही आँख खुलती है तो वो कहाँ जाता है सारा कुछ। तो वो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये भी ड्रीम है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो अल्टरनेट रियलिटी है, यस, अल्टरनेट वर्ल्ड है, ऑस्टर वर्ल्ड, एस्ट्रो वर्ल्ड है। ऑस्टर वर्ल्ड है। तो अगर एस्ट्रो वर्ल्ड देखा जाए तो एस्ट्रो वर्ल्ड की हकीकत जो है वो हमारे जो नबी करीम थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने साबित कर दिया ना जी कि वो गए थे, वो एस्ट्रल ट्रैवल था ना, जी जी एस्ट्रो ट्रैवल था जी उनका। जी जी। तो दैट इज द ट्रूथ। देखिए फरा, हर कोई ना अपने अपने हिसाब से जो है वो मेहनत करता जा रहा है। मैं अभी, मुझे नहीं ये पता कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, मैं भी अपने सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ। अब मैंने इसका एक और क्राइटेरिया बनाया, जैसे मैं सवाल की तलाश का जो क्राइटेरिया बनाया, इस पे भी मैंने एक क्राइटेरिया बनाया। आप जिंदगी के किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएं, आप उसको खत्म ही ना समझें, आप मजीद समझें। आप समझें कि हो सकता है कि ये, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, एक इंसान है, उसका एक अपना लिमिटेड उसका पैरामीटर है थिंकिंग का, ऑब्जर्वेशन का। तो आप उसको ख़त्म ही ना समझें, उस पर गुंजाइश रखें। बस जैसे ही आप गुंजाइश रखेंगे, गुंजाइश जैसे आप रखेंगे, तो आप गौर करने वाली बात यह है कि आपके अंदर ईगो ख़त्म हो जाएगी। मैं इसको ऐसे कहती हूँ कि ये टाइम लाइन्स हैं हमारे सामने, और हमारा कॉन्शियस माइंड जितनी टाइम लाइन तक अचीव कर सकता है हम वहीं तक जाते हैं, ये नॉर्मल। जी बिल्कुल। और उसके बाहर जो है वो हम नहीं सोचते। जिनकी थर्ड आई खुल जाती है वो फिर उनकी टाइम लाइन्स जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती हैं। कोशिश करें थर्ड आई कैसे ओपन हो। मैं यही सवाल था, बेसिक सवाल यही था कि हम एज अ कम्युनिटी, एज अ कॉम नेशन, हमारी ये रूहानियत जो है वो अवेक नहीं है। जबकि आप देखें कि दूसरे ममालिक में, अमेरिका में, ये तो मुसलमान नहीं, बट दे आर वेरी अवेयर, ओपन, अवेक, वेरी अवेक अबाउट ऑल दिस स्पिरिचुअलिज्म। वो आपके अंदर झांकते हैं, ये लोग आपके अंदर झांकते हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, हम आपको सिर्फ बाय द बुक जज करते हैं बाहर से जी। लेकिन हम में ये सलाहियत भी नहीं। उसका पहली सीढ़ी फरा उसकी है सवाल। अगर आप सवाल को इनकरेज नहीं करेंगे तो ये फैकल्टी जो है ये प्रवोक नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमें तो कहते हैं कि सवाल नहीं करना, गुनाह हो जाएगा, फतवा लग जाएगा, काफर ना हो जाओ कहीं, हमें तो डरा दिया जाता है ना। तो जो दिमागों में जो सवालात आते हैं उनका जवाब कौन देगा। अच्छा, जब सवाल, अच्छा एक फिर टाइम ऐसा आता है, ये नई जनरेशन के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, टीनेजर,
दे वांट टू आस्क क्वेश्चंस जी। बिकॉज वो इस सदी की पैदावार है, उन्होंने साइंस पढ़ी है, वो चीजें पढ़ते हैं यहाँ पर, वो पूछना चाहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सवाल करने की इजाजत होनी अच्छा, चाहिए। जो सोसाइटी में सवाल को नहीं, इजाजत छोटा वर्ड है फरा, इसको वर्ड को बढ़ाएं आप इसको कहें इनकरेजमेंट होनी चाहिए। इजाजत वाली कौन सी बात है, हम कोई गलत काम करने वाले, इनकरेजमेंट करें सवाल को। अच्छा, फिर सवाल के बाद एक अगला स्टेप है डिस्कशन का, उससे आपका नॉलेज मजीद कंडेंस होता है। उसके बाद फिर एक और अगला स्टेप है, दैट इज रिसर्च। आप किसी पैरामीटर बना के आप चीज़ों की रिसर्च करनी शुरू करें। फिर आप उस फील्ड के जो टॉप ऑफ द लाइन दुनिया के लोग हैं उनको पढ़ना और उनको सुनना शुरू करें। लोकल लेवल पे भी पढ़ें और इंटरनेशनल लेवल पे भी पढ़ें। अब जब ये सब करने के बाद फिर आपने कुछ ज़िंदगी में तन्हाई में वक्त गुजारना है। फिर वो मेडिटेट जब आप करते हैं, देन यू रियलाइज योर सेल्फ। फिर आपको अंदाज़ा होता है। देखिए, मैं आपको बड़ी मिसाल इंपॉर्टेंट देता हूँ। अब बर्तन धोते हैं ना जब, तो बर्तन का अंदर से ज़्यादा साफ करना होता है बर्तन को। बाहर से हल्का फुल्का पानी भी लगा लें तो साफ हो जाता है। हाँ, क्योंकि असल काम जो है वो अंदर में अंदर करना है। है, खाना आपने जो अंदर है ना जो हमारा, इसकी सफाई जो है ना वो ज़रूरी है। जैसे ये साफ होता जाएगा, आपकी फैकल्टीज ऑटोमेटिकली ओपन होनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर होंगे आपके, उतना आप कैच करेंगे, उतना देखिए, आपने आपके कैच करना। आपने फोकस पहले करना होता है कि वाई यू आर डूइंग दिस। जिस शख्स का जितना वाई क्लियर होता है उसकी मंजिलें उतनी बढ़ती चली जाती हैं। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो जनरेशन है, हम पाकिस्तान के हवाले से इसलिए बात कर रहे हैं कि आप वहीं रहते हैं, बस आए हैं, आपके पास लेटेस्ट नॉलेज है वहाँ का। तो अब जो नई जनरेशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन जो कोई बहुत कम है, ऑब्वियसली मैं वहाँ नहीं रहती, ना वहाँ जाती हूँ बहुत ज़्यादा, कि लेकिन एक ओवरऑल व्यू जो मिलता है वो ये कि सोच में सवाल बहुत है, लेकिन अभी तक वो एक मटीरियलिस्टिक काइंड ऑफ सोच है, उसमें भी ये चीज़ अभी नहीं है। तो क्या ऐसा नज़र आ रहा है कि अच्छा, मटेरियलिस्टिक सोच का मुझे मसला नहीं है, अगर हो तो इट्स ओके। आपने ज़िंदगी गुजारनी है, आपके पास पैसा, कि कोई ऐसी चीज़ डेवलप हो रही है, कैसी, ये रूहानियत की सोच या सूफीज़म या? मैं आपको बात बताता हूँ। हर तबके में ना हर सोच रखने वाले लोग मौजूद होते हैं। बाज़ औक़ात किसी तबके की रेशो बढ़ जाती है, बाज़ औक़ात किसी की रेशो बढ़ जाती है। मटीरियलिस्टिक ज़माना शुरू से ही है। आप देखें, जब जंगें भी हुआ करती थी तब भी उनको जो लालच दी जाती थी वो दी जाती थी माल और दौलत की, कि आपको माल और दौलत मिलेगा। ये मैं आज से आपको 5000 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से इंसान में ना कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई। इंसान वही है, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना चाहता है, वो तारीफ़ चाहता है, वो शेल्टर चाहता है और वो अपनी आने वाली वक्त की सिक्योरिटी चाहता है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे इससे पीछे दोबारा हम उसी सवाल में जाएं, तो जो ग्रो करने की हम बात करें, मेंटली या स्पिरिचुअली ग्रो करने की, यहाँ की सोसाइटी या दूसरी सोसाइटीज़ ने ज़रा ज़्यादा ग्रो कर ली जी। मैं वो सवाल कर रही हूँ कि वहाँ की सोसाइटी ने भी अभी ग्रो नहीं किया, वो अभी मटीरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, अभी इस तरह ग्रो नहीं किया। कोई इम्कान नज़र आ रहा है कि कोई आगे चल के कुछ? अच्छा, मेरा इसमें नुक्ता नज़र डिफरेंट है इसके बारे में, क्योंकि मैं तो ये देखता हूँ कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनसे तो लोग मिलने के लिए तरस रहे, और वो हज़ारों लोग उनके लेक्चर्स अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, उनकी किताबें जो है वो सेल हो रही हैं। इसका मतलब है कि है इंक्लाइन। डेफिनेटली यस, हाँ, व्हाई नॉट, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। देखिए, अगर तो ये लोग मौजूद हैं तभी तो मैं आज इधर आपके सामने बैठा हूँ। और जो अगर इसी तरह आपने कासिम अली शाह साहब का जिक्र किया तो उनके देखे ना करोड़ों फॉलोअर्स जो हैं, आखिर वो सुन ही रहे हैं ना उनको, प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब को, बिलाल कुतुब साहब को, तो ये सुन ही रहे हैं ना लोग। तब तो हमारे साथ यहाँ प्रोग्राम मैंने देखा था जी वो प्रोग्राम जी। तो देखिए, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं और ये हर सोसाइटी में चल रही होती है। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि यस देयर इज इंक्लाइनेशन, यस डेफिनेटली यस, टुवर्ड्स दैट, जी बिल्कुल। राइट। अच्छा, अब आपका क्या इरादा है मुस्तकबिल में, क्या किस तरह इसको ग्रो करेंगे या बढ़ाएंगे? मैं ना मुख्तलिफ कामों का ना मुझे मुख्तलिफ प्लेयर्स आते हैं। जैसे मैं अभी शुगर लैंड के ना आपके इलाके से एक जगह से गुजरा, मैंने बुद्धिस्ट का वहाँ पे देखा बना हुआ था टेम्पल, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं बुद्धिस्ट के टेम्पल्स मैंने देखे हैं श्रीलंका में, लेकिन इससे मुझे ना बड़ा अट्रैक्ट किया। तो मैं ऐसी चीज़ों को देखे ना, हिस्टोरिकल और रिलीजियस चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होता हूँ। तो ये इस तरह के मज़ीद रिसर्चेस करने का मेरा इरादा है। दूसरा, मुझे ना चेस खेलना नहीं आता, मेरी ख्वाहिश है कि मैं चेस खेलूं, क्योंकि मैंने उससे सुना ये है कि आपके दिमाग की ना मुख्तलिफ जो फैकल्टीज़ हैं वो खुलती हैं, आपके पास लाइफ में ऑप्शंस आती हैं। तो मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में जिन लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं ना लाइफ में,
वो कंफर्टेबल लाइफ गुजारते आपने हैं। बड़ी अच्छी ये बात की है। और ऑप्शंस के हवाले से मैं आपको अपना एक ज़ाती एक मेरा जो निचोड़ है तजर्बात का वो बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या समझा इस बात से जी कि ऑप्शन सबके पास होती हैं, अपॉर्चुनिटी सबके पास आती हैं, मगर हम पहचान नहीं पाते जी और अवेल नहीं करते। मसलन ये कि मैंने आपको इस प्रोग्राम में सिंपल मिसाल है, जी मैंने इस प्रोग्राम में आपको दावत दी आने की, आपके पास और ऑप्शन थी एक और जाने की, आपने कहा सोचा और कहा कि नहीं मैं इस प्रोग्राम में जाऊंगा, फरा के जी शो में जाऊंगा। और दूसरी ऑप्शन को आपने वो सोच के वे करके और आपने कहा कि वो मैं नहीं करूंगा, ये वाली करूंगा। आपने पिक कर लिया, जो अपॉर्चुनिटी थी उसको पिक कर लिया, और वो अपॉर्चुनिटी जो कहीं घूमने की थी जिसमें ग्रो करने का चांस नहीं था आपने छोड़ दिया। जी बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ से ये आपकी एक करेक्ट अप्रोच ऑफ लाइफ। अप्रोच ऑफ लाइफ थी कि जहाँ आपको ग्रो करने का चांस था आपने वो अपॉर्चुनिटी ले ली। होता कि अब यहाँ से आपको एक नई एवेन्यू मिली, जी नए लोग मिले, एक नई तरफ जा रहे हैं आप, नई डायरेक्शन में पहला स्टेप था ये आपका। ठीक है, होता क्या है कि जब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं किसी को या उनके सामने आती हैं, वो उन्हें पहचान नहीं पाते। समटाइम्स उनकी प्रायोरिटीज रॉन्ग होती हैं। यस। अच्छा, रॉन्ग का वर्ड इस्तेमाल ना करें, बिकॉज दे डिफरेंट कहे हैं। नहीं, रॉन्ग ही होती है, क्योंकि जो चीज़ आपको ग्रो नहीं कर रही आप वो प्रायोरिटाइज क्यों करें? अच्छा, अगेन फरा, ग्रोथ इज अ रिलेटिव टर्म। मैं चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में आप जैसी एक शख्सियत का इजाफा हो जाए, मेरी नज़र में ये ग्रोथ है। अच्छा, कई लोगों की नज़र में ये ग्रोथ होगी कि मैं $20 मज़ीद आज कमा लूँ, तो ये ग्रोथ भी एक डिफरेंट रिलेटिव टर्म है। किसी की शक्ल में कुछ है, किसी की शक्ल में हवाले से बात कर रहे हैं। हाँ तो स्पिरिचुअलिज्म में ग्रोथ तो जब भी होगी जब आप मेंटली ग्रो करेंगे, जी बिल्कुल। राइट? वो $20 से नहीं होगी, वो एक मटेरियल ग्रोथ है। लेकिन क्योंकि हम स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ तो जब ही होगी जब आप मेंटली ग्रो करें। जी बिल्कुल। और इसको तो मैं बड़ा आसान कहता हूँ कि आप अपना वक्त वहाँ पे गुजारें जहाँ पे आपको प्लेयर आए, खाली वक्त नहीं गुजारें, बाकी जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनको ग्रैब करें। उनको ग्रैब करें। आप उनको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है तो एफर्ट करें उसके लिए, बिल्कुल सही कह। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो मेहनत करें उसके लिए। दिस इज फरा ऑल अबाउट चॉइसेस ऑफ इट्स लाइफ। ऑल अबाउट चॉइसेस। अब जो आपने उसको डिसीजन लेना है, इट्स डिपेंडिंग ऑन यू। बिल्कुल। आप अगर तरखानों के साथ बैठेंगे तो अल्टीमेटली आप तरखान बन जाएंगे। आप शॉपकीपर्स के पास बैठेंगे, आप आप शॉपकीपर नहीं बन कर जाएंगे। सकते उस तरह। नहीं, ग्रोथ फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि शॉपकीपर भी ग्रो करते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसी हमारा टॉपिक है ये ना, जी जी वफात का हमारा टॉपिक। आपको उसी लोगों के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, तो आप अल्टीमेटली वही हो जाएंगे। ये तो रिसर्चेस हो चुकी हैं दुनिया में कि जो आपके टॉप 5 जो आपके हल्का अहबाब के लोग होते हैं, अल्टीमेटली 5 साल के बाद 6 साल के बाद आप वही बन जाते हैं। अच्छा, मैंने राइटर्स के साथ वक्त गुजारा ज़िंदगी में, मैं राइटर बन गया। ट्रेडर्स के साथ वक्त गुजारा, ट्रेडर बन गया। सूफिया के साथ वक्त गुजारा, सूफी पे किताब जो है सौ पे लिख दी। इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए इन्फ्लुएंस मल्टी डायमेंशनल देखें लोग जो होते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल लोग होते हैं जिनके पास इतनी डायमेंशंस होती हैं और वो उनमें कामयाब भी होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सुन रहा है उसकी भी इतनी डायमेंशंस हों। पर्सनालिटी के अंदर कैपेसिटी है ना, हर किसी की कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की या नॉलेज लेने की भी एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी को पहले तो बढ़ाना पड़ता है, और अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो देन वो नॉलेज बेकार है आपके लिए, क्योंकि आपके अंदर उसकी डायमेंशन नहीं है ना। जैसे अगर हर बंदा कहे कि मैं शायर बन जाऊँ या आर्टिस्ट बन जाऊँ या सिंगर बन जाऊँ या ये नहीं। अच्छा फरा, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। बारिश होती है, पहाड़ पे होती है, पानी नीचे बह जाता है। ज़मीन पे होती है, पानी थोड़ा सा खड़ा रहता है और फिर बह जाता है। और अगर जरहेज़ ज़मीन पे होती है, से कुछ उगाता है। वेरी सिंपल। तो इसी तरह इंसानों की भी 3 कैटेगरीज हैं। तो जैसे जैसे अगर आपका माइंड, आपकी रूह, आपका दिल सैराब होते जाते हैं, अगर तो वो जरखेज है तो उसके अंदर पानी ऑब्जर्व होता रहता है, जो आपने पहले स्पंज की बात की थी। तो आपको एक मैदान की तरह ज़मीन होगी, आपका मिजाज होगा, तो आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो अपने माइंड को, अपने दिल को, अपने रूह को आप जरखेज रखें, सब कुछ आपके नसीब में आना शुरू हो जाएगा। राइट। चलें, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे सेगमेंट का वक्त अब ख़त्म हो रहा है, और बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा भी बात होगी, आपको ज़हमत देंगे। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाइफ विद फरा, और हमने बड़े सीरियस से 2 सेगमेंट्स किए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हंसना हंसाना भी ज़िंदगी में बहुत अहम है,
और मैं चाहती थी कि मैं इनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारूं, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। हमारा इनर चाइल्ड जो है उसको ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो वो लोग जो आपको नज़र आते हैं बड़े यंग, बड़े एनर्जेटिक, उनका इनर चाइल्ड ज़िंदा होता है। और हँसना हँसाना या दूसरों को हँसाना, मैं समझती हूँ कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, बहुत आसान नहीं होता। तो आज हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ कॉमेडियन काशिफ़ ख़ान मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान से यहाँ विज़िट कर रहे हैं यूएसए में। और हमारी खुशकिस्मती कि हमें वो मैसर आ गए आज थोड़ी देर के लिए। तो उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में मज़ीद कोई ताख़ीर किए बगैर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, क्या आप लोग ठीक हैं? कोशिश कर रहे हैं कि हम भी खैरियत से रहें, और आपके साथ जितनी बात करेंगे ज़्यादा खैरियत से हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो हमेशा खैरियत से रहना चाहिए और ये खैरियत से रहना इंसान के अपने बस में नहीं होता। तो ये वाली खैरियत माँगते रहना चाहिए, बल्कि वसूल करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसा गुजर रहा है आपका टाइम ह्यूस्टन में, यूएसए में? तो बहुत उम्दा गुज़र रहा है यूएसए में। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बड़े ज़िंदा दिल हैं, जो ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं, क्योंकि हँसाना शायद कमाल की बात हो, लेकिन हँसना जो है वो उससे ज़्यादा कमाल है। लाख आपके सामने कोई एंटरटेनर हो, कोई कॉमेडियन हो, वो परफ़ॉर्म कर रहा हो और अपनी भरपूर परफ़ॉर्मेंस दे रहा हो, लेकिन अगर आपका दिल हँसने को नहीं करेगा, तो मुमकिन है कि उसकी जो कोशिश है वो रायगा जाए। तो हँसना कमाल है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट ना करूँ। आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? कैसे आप इस तरफ और कहाँ तक ये चला और कहाँ जाने का इरादा है? मंज़िल तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन साथ ही है कि कोशिश ये होती है कि जहाँ लोग मिलें, उनको हँसाया जाए, उनके चेहरों पर खुशी की रमक लाई जाए, क्योंकि ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है और ज़िंदा दिल लोग जो हैं, वो वही होते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़िंदा होता है। फ़ी ज़माना सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है, लोग बहुत सारे हिस्सों में बँट गए हैं, कुछ नज़रियात के मोहताज हो गए हैं, कुछ हो सकता है कि फ़ैमिली के मामलात में जो है वो मसरूफ़ हो गए हों और इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र वो हँसना भूल गए। तो मैं अपनी ड्यूटी करने की कोशिश कर रहा हूँ और जहाँ तक आगाज़ की आपने बात की, तो आगाज़ तो बड़ा धीमा-सा था। पहले एक्टिंग की तरफ था, मॉडलिंग की तरफ था। फिर बाद में पता चला कि कुछ अल्लाह ने सलाहियत दी है कि लफ्ज़ों को इस तरह जोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के ऐसा कुछ मिज़ाह क्रिएट किया जाए जिससे लोगों के पेट में बल पड़ जाए। तो बस यही कोशिश रहती है फिर कि जो अल्लाह ने सलाहियत दी है उसका मुसलसल इस्तेमाल करें और ये वो सलाहियत है जो जितनी ज़्यादा इस्तेमाल होगी उतनी पॉलिश होगी। ठीक कहा बिल्कुल। अच्छा, आपकी एक अंदाज़ भी होता है आई थिंक, एक किसी भी कॉमेडियन के लिए अल्फाज का चुनाव तो है ही, तोड़ना मड़ोड़ना सब है, मगर आई थिंक एक अंदाज़ भी होता है बयान करने का। क्या कहते हैं आप? जी, बात वही, ये तो हम सबने सुना है कि सिर्फ़ अंदाज़े बयाँ बात बदल देता है। तो बातें तो वही हैं, लेकिन उनको आप इस तरह लड़ी में पिरोएँ जैसे माशाल्लाह आप शायरा हैं, बहुत उम्दा शायरी करती हैं, आपका अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ़ है, मुनफ़रिद है। तो आप यकीनन ये बेहतर समझती हैं कि अल्फ़ाज़ तो वही हैं, लेकिन उनको किस तरह तरतीब दी जाए कि वो जाकर कहीं शायरी की शक्ल इख्तियार कर लें और कहीं वो लतीफ़ा बन जाए, कहीं गाना बन जाए, कहीं तकरीर बन जाए और कभी-कभी उन लोगों को जो है वो उनको हर्ट करने का सबब भी बन जाए। तो हकीकतन ये अंदाज़े बयाँ ही है। अपने नाज़रीन से ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मैंने काशिफ़ भाई को बहुत हम्बल पाया और बहुत अच्छा इंसान पाया। तो एक इस प्रोफ़ेशन में रहते हुए पाकिस्तान में इतने अच्छा इंसान बनना ये कैसे मुमकिन हुआ? अच्छा देखिए, एक तो प्रोफ़ेशन होता है इंसान का ना, वो प्रोफ़ेशन तो उसकी पहचान होता है। लेकिन हम्बलनेस जो हम उसको तालीम को, तरबियत को और कारोबार को, ये 3 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो कारोबार आप समझ लें कि मेरा हँसना-हँसाना है। मैं चाहता हूँ कि आप हँस कर जो है वो मुझे पैसे दें, मुस्कुरा कर दें, खुश दिली से दें।
अगर आपका दिल खुश हो। लेकिन जो इखलाक है ना, हुस्न इखलाक, इसकी तरबियत जो है वो घर से होती है। और लाख लोग कहें कि आप पैसे वाले बन जाए, सब कुछ हो जाए, पढ़ लिख जाए, तालीम हासिल कर लें, लेकिन अगर तरबियत आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मैं जल्दी से आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आप इंडिया गए थे, आपने वहाँ पर अवार्ड भी जीता, आपने सीरीज़ जीती पूरी। कितनी मेहनत करनी पड़ी? क्या कंपटीशन मुश्किल था? अच्छा देखिए, इंडिया पाकिस्तान की तो आपको पता है वो तो जंग होती है ना भाई। आप क्रिकेट टीम देख ले, वो कहते हैं किसी से भी हार ले, इंडिया से ना हारना। तो जब आप कॉमेडी कॉन्टेस्ट में जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और फिर इंडियन जो कॉमेडी है उसका टाइप थोड़ा डिफरेंट है, जो पाकिस्तानी असल कॉमेडी है उसका टाइप डिफरेंट है, और उस कॉमेडी के अंदर हमारा अंदाज थोड़ा सा अलग है कि धीमे लहजे में कुछ ऐसी बात कर जाए कि पहले तो लोग शशो पंज में मुब्तला हो जाएं कि इसने कहा क्या है, और फिर जब उनको इदराक हो इस बात का तो फिर उनके चेहरे पे हंसी आए। तो था, मुकाबला भी करना था, और कंट्री का फ्लैग जो है उसको भी ऊंचा रखना था। और जाहिर है कि जब आप इंफरादियत रखते हो और मुकाबला करने की सकत हो, तो उसके लिए वो तीर और तलवार तो तैयार रखने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही थी कि उम्दगी के साथ मुकाबला किया जाए और अपने अंदाज से पाकिस्तान की जो इज्जत और वक़ार है उसको बहाल रखते हुए कामयाबी हासिल की जाए। तो यकीनन जब नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला भी भरपूर साथ देते हैं बंदे का। अच्छा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है। लेकिन मुझे इनकी आवाज़ कहूँगी कि अगर टीवी पर इनकी आवाज़ जा रही है, तो कुछ आप हमें सुनाएँ, नाज़रीन के लिए हमारे कुछ बताएँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं असल में हम लोग हमसे सवाल करते हैं कि भई आप जोक्स बना कैसे लेते हैं? तो दरहकीकत ये ऑब्ज़र्वेशन का काम है। अभी गुज़िश्ता रोज़ यहीं पर हुआ, मेरे एक फ्रेंड हैं, वो जब मेरे पास आए तो आते ही मुझे एक टिकट दिखा रहे थे। लेकिन वो जो ट्रैफ़िक लाइट का टिकट है कि उनको कोई टिकट मिली है, लेकिन वो वार्निंग की शक्ल में है, यानी बाकायदा चालान नहीं हुआ, फ़ाइन वाला नहीं हुआ। और गलती उनकी ये थी कि उन्होंने किसी ऐसे सिग्नल पर जहाँ पर रेड लाइट पर राइट टर्न नहीं कर सकते थे, उन्होंने राइट टर्न कर लिया और फिर काफ़ी एक्सप्लेनेशन दी। तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसा मौका आ जाए तो आपने क्या कहना है। जैसे कि उन्हें रोका, जिन्होंने रेड लाइट पर राइट टर्न लिया था, तो पुलिस वाले आ गए, उन्होंने कहा जी आपने सिग्नल तोड़ा है। तो ये कहने लगे भाई मैंने तो नहीं तोड़ा। बोले आपने रेड लाइट पर राइट टर्न लिया है। कहता है जी बिल्कुल लिया है। तो बोले आपने लिखा हुआ नहीं पढ़ा कि नो राइट टर्न ऑन रेड लाइट? तो बोले भाईजान मैं तो सीधा जा रहा था, इसे देख के तो मुड़ा हूँ, मुझे तो सीधा जाना था, आपने लिख के लगाया हुआ नो लेफ्ट टर्न ऑन रेड लाइट। सड़क बन रही थी और बोर्ड लगा हुआ था कि ड्राइव स्लो वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन मैं उससे कई बार गुजरा था सड़क से, तो मैं उसको ऐसे पढ़ता हूँ हमेशा कि ड्राइव स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे हमने इवेंट अटेंड किया था, उसमें सबसे ज़्यादा जो आपका वो बेगम ने जो बाज़ार से कुछ मँगाया था, मैं आपकी मेमोरी को अप्रिशिएट कर जी, वो एक्चुअल देखिए वो तो इस तरह है कि जिस तरह बेगम होती हैं माशाल्लाह, यकीनन जो शादीशुदा ख़वातीन और हज़रात हैं उनको यकीनन अंदाज़ा होगा कि जो इज़दवाजी ज़िंदगी है ये यकीनन बड़े नशेब व फ़राज़ होते हैं इसमें। लेकिन हम जो एशियंस होते हैं, यानी ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी हैं, हम सब आप सब ने एक मिसाल सुनी होगी कि हर शरीफ आदमी बीवी से डरता है। सुनी है आपने? रही है। बीवी से डरता है। तो सुनी मैंने भी है, लेकिन मैं उस पे अमल ऐसे करता हूँ कि मैं बीवी से इसलिए डरता हूँ ताकि वो मुझे शरीफ समझे। अच्छा, ठीक है। आपने इसको बड़ा अच्छा कर दिया है। तो थोड़ा-सा उसका सुनाइए आप। बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ आपको। वो इस तरह है कि ये सेल फ़ोन की जो ज़िंदगी है ना, सेल फ़ोन वाली लाइफ़, ये बड़ी हटके हो गई है। हर चीज़ जो है वो मोबाइल फ़ोन, और पहले तो ये होता था इंसान घर से खुदाफिज़ कह के जा रहा है और फिर
जब रात को लौटता था तो फिर रोजात सुनाता था कि कैसा रहा क्या रहा। अब सेल फोन से हर वक्त खास तौर पर जो घर से जो है वो कनेक्ट रहता है, तो अक्सर जब आप घर से बाहर हो और वाइफ का फोन आ जाए तो उनका सवाल एक ही होता है कि कहाँ है। तो मैंने जब यहाँ अमेरिका में नाइट लाइफ देखी तो मैं सब दोस्तों से ये कहता हूँ कि वैसे तो झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर कभी वाइफ का फोन आ जाए तो आप झूठ बोल दें, क्योंकि सच बोलने से आप फंस भी सकते हैं। मेरे साथ भी हुआ, मुझे फोन आया, पूछा कहाँ है, तो मैंने सच सच बता दिया। मैंने कहा सदर में हूँ। तो उन्होंने एक फरमाइश शुरू कर दी, कहने लगी आज आपको पता है मुन्ने का बर्थडे, तो केक ले लीजिएगा। मैंने कहा अच्छा भाई ले लूंगा। तो बोली और सुने वो मैंने मम्मी के कपड़े दर्जी को सिलने के लिए दिए हुए थे, वो मम्मी को आप देते हुए भी आ जाइएगा। मैंने कहा चलिए ये भी कर दूंगा। फिर कहने लगी कि अगर आप मम्मी के जा ही रहे हैं तो डॉक्टर से पापा की दवा लेकर वो पापा को दे दीजिएगा। क्या क्या करेंगे जरा बता दें। तो मैंने कहा जी बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े अम्मू के देकर, डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर, अब्बा को दवा देकर सीधा घर आ जाऊंगा। तो बोली सुने मेरी एक ही बहन है, उसके 2 ही बच्चे हैं, उनको भी आप साथ ही ले आइएगा, वो भी बर्थडे में शरीक हो जाएंगे। क्या क्या करेंगे जरा बताएं। तो मैंने कहा बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े अम्मी को देकर, डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर, तुम्हारे अब्बू को दवा देकर, तुम्हारी बहन को बच्चों को लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। बोली सुने मैं अकेली जा रही, इतना सारा कैसे पकाऊंगी, रस्ते से चिकन टिक्के और सीख कबाब भी लाएंगे। क्या क्या करेंगे जरा बताएं। तो मैंने कहा बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े मेरे को देकर, डॉक्टर से अपनी दवा लेकर, तुम्हारे को दवा देकर, तुम्हारी बहन को बच्चों को लेकर, चिकन टिक्के और सीख कबाब लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। तो बोली सुने घर में कहने की मुन्ने ने अपनी सीटर का निपल काट लिया, तो वो भी ले आइएगा। क्या क्या करेंगे जरा बताएं। मैंने कहा बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े मेरे को देकर, डॉक्टर से अपनी दवा लेकर, तुम्हारे को दवा देकर, तुम्हारी बहन को बच्चों को लेकर, चिकन टिक्के और सीख कबाब लेकर, मुन्ने की फीडर का निपल लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। बोली सुने घर में आटा भी नहीं है, और हाँ सूजी भी लाइएगा, हलवा बनाना है, और हलवा बगैर चीनी के कैसे बनेगा, उसमें घी भी तो पड़ेगा। क्या क्या करेंगे जरा बताएं। मैंने कहा बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े अम्मी को देकर, डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर, तुम्हारे को दवा देकर, तुम्हारी बहन बच्चों को लेकर, चिकन टिक्के और सीख कबाब लेकर, मुन्ने के फीडर के निपल लेकर सीधा राशन शॉप पे जाऊंगा, और वहां से आटा मैदा सूजी बेचे, चीनी चाट छोड़ छोड़ा बचा, चाय की पत्ती, छोड़ी चटनी, चने की दाल, हल्दी धनिया पुदीना मिर्च साबुन चपीचे मिर्च लौंग इलायची आलू की दालचीनी सब्जी जीरा बड़ी इलायची काली जीरा पंजन साबुन अरहर की दाल डेली मसूर का शब्द से माफी का टोपी से मूंग की दाल कसर जम जली अचार किशमिश काजू पिस्ता बादाम मूंगफली अखरोट आलू बुखारा मोमबत्ती अगरबत्ती चाट मसाला लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। तो बोली एक चीज रह गई, मुन्ने के ना डायपर्स भी खत्म हो गए, वो भी ले आएंगे। क्या क्या करेंगे जरा बताएं। तो मैंने कहा आखिर क्या क्या करूंगा, बेकरी से केक लूंगा, तुम्हें जहर मिलाकर तुम्हारे घर वालों को खिलाऊंगा, बाजार से रस्सी लेकर तुम्हारे अब्बा को फांसी लगाऊंगा, डॉक्टर से जहर का इंजेक्शन लेकर तुम्हारे अब्बा को लगाकर, तुम्हारी बहन बच्चों को गाड़ियों में बिठाकर सीधा राशन शॉप पे जाऊंगा, और वहां से आटा मैदा सूजी बेसन चीनी चाट थोड़े सारे बर्तन चाय की पत्ती चौड़ी चिंचा मन अरेगा तिल मछली शेपू सर माछली डुप्लिसिटी मूंग की दाल कसर चने की अजीज कश्मीरी प्रेसर अप मूंगफली अफावड़ी बुखारा मोमबत्ती अगरबत्ती चाट मसाला लेकर सीधा गाड़ी समेत समंदर में कूद जाऊंगा, समझी। बहुत आला, बहुत जबरदस्त। और वो भी पाकिस्तानी बीवी थी, कहने की समंदर तक जा ही रहे तो मछली भी लाइए। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि हमारा सेगमेंट ये छोटा सा था, हम आपके साथ ज़्यादा करना चाहते थे, लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम नहीं कर पाए। तो कोई मैसेज जो आप यहाँ पे यूएसए के लोगों को देना चाहें। देखिए बात ये है कि मैसेज तो यूएसए से जाता है वहाँ। कोशिश करें फिर भी आप फिर बात क्या दोबारा। फिर भी मैं सबसे ये कहूँगा कि हंसे मुस्कुराए, एंजॉय करें लाइफ को। नशे व फराज आते हैं, मुमकिन है कि आप यहाँ ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हो जिससे शायद आप खुश ना हो, लेकिन आप यकीन कीजिए कि जिस जगह को आप छोड़ कर आए हैं वो जगह बहुत अच्छी है। अपना कनेक्शन अपनी मिट्टी से जोड़ के रखिए, लाख बच्चों को पढ़ा लीजिए वहाँ, या उनको खूब तरक्की करने दीजिए, लेकिन मिट्टी से ताल्लुक जरूर जोड़े रखिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बल्कि यहाँ पे प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं हम, और ये हमारा 3rd सेगमेंट था। तो फरा इकबाल को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।